हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप सबके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। नहीं भी जा रहे हैं सो इट्स ओके, ठीक है। आप अपना बेस्ट देंगे। अब फाइनली टाइम आ गया फॉर योर फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। आपको पूरे एक साल से आप ये फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। आप यूनिट टेस्ट, हाफेली, जो जो छोटे छोटे टेस्ट दिए आप लोगों ने, एंड फाइनली अब आपको अपना पूरा पोटेंशियल और एक साल आपने जो जो छोटी सी छोटी चीज सीखी है, ठीक है, राइट, उसको हम सम अप करेंगे कि आपने पूरे साल का जो आपका हार्डवर्क था या कैसे भी आपने पढ़ा है उसको हम एक पॉइंट पे लेके आके अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाएगा, परफेक्ट नहीं हो सकते हम लोग, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। हम क्या बेस्ट ट्राई करेंगे सर? 80 मार्क्स का होता है ना आप लोगों का, 80 मार्क्स का ही होता है शायद, 70-80, तो जितने का भी होता है आपको फुल मार्क्स चाहिए। आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। एंड वो कैसे होगा? आज मैं पूरा सम अप करूंगा फिजिक्स का, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से आएंगे, ठीक है, क्या फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और कैसे आप अगर क्वेश्चन आपको दिखे और आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा है हमें कैसे आंसर करना है उसका, ठीक है। सब कुछ डिस्कस होगा, आराम से डिस्कस होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख के जाएंगे सब, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख लेंगे सब, बाकी आप आपकी पढ़ाई इन 2-3 दिन, एक दो दिन आप लोग करते रहेंगे, बट ये वीडियो आप लोग देख के जाना। स्टार्ट कर रहे हैं बहुत आराम से, कूल माइंड से हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज प्रेशर कोई नहीं लेगा, एंड एग्जाम देना है, ठीक है। हमने चीजें सीख ली है, बस लिख के आना है। क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पेन कॉपी के साथ बैठना, एक पेज हम लिखेंगे, 2-3 पेज हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको रिवाइज करना है, 5-5 मिनट रिवाइज करना प्लीज, बहुत फर्क पड़ेगा आपके मार्क्स के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत कुछ बोल दिया, अब फटाफट से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नंबर 1 विच इज टॉर्क। सर हमें भी याद है स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे हमने इसी से पढ़ा था टॉर्क मुझसे भी, एंड जो भी आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा टॉर्क। टॉर्क सर था क्या? कोई भी बॉडी अगर कहीं से सर फलक्रम होता है या फिक्स्ड होती है, एंड उस पर सर जब फोर्स लगता है तो एक्चुअली में ये फोर्स उस पर टॉर्क लगा रहा है, राइट। एंड सर टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सर इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने टॉर्क का, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां सर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सर न्यूटन किस में? एसआई यूनिट में। एंड सीजीएस यूनिट में कितनी हो जाएगी? डाइन। सीजीएस यूनिट में हो जाएगी डाइन। सब कुछ एक एक छोटी से छोटी चीज याद करवा रहा हूं मैं। डिस्टेंस की सर यूनिट मीटर होती है, एसआई, ठीक है, मीटर होती है। सर इसका जो यूनिट बन रहा है वो न्यूटन मीटर बन रहा है। कई बार आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, लिख लेगा न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन मीटर, ऐसे करके, और आप लोग फटाफट से न्यूटन सेंटीमीटर टिक कर दोगे कि फोर्स इनटू डिस्टेंस है, बट वहां पे एक ऑप्शन होगा न्यूटन मीटर, वो आपको टिक करना है, राइट। और ये भी ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेगा टॉर्क की सीजीएस यूनिट क्या है, वहां आंसर डाइन सेंटीमीटर होगा, याद रखना, वहां आंसर डाइन सेंटीमीटर होगा, वहां न्यूटन मीटर मत देखना। न्यूटन मीटर एसआई यूनिट है टॉर्क की, ठीक है। अगर सीजीएस यूनिट पूछेगा तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक है सर। सर टॉर्क समझ आ गया। एंड सर टॉर्क का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊं क्या होता है सर? सर मान लो ये सर मीटर स्केल है, कहीं पे भी ये पिवट है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पॉइंट दे देगा कि ये 60 सेंटीमीटर मार्क में पिवट है, और यहां कहीं पे भी फोर्स लग रहा है, मान लो एफ फोर्स, ठीक है, तो इसको दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर। तो सर ये जो एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स सर इसे ये था एफ फोर्स है सर, किस साइड घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सर एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस हमेशा कौन से होते हैं? पॉजिटिव टॉर्क। और क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव टॉर्क। ये भी हम लिखते हैं, ये भी हम लिखते हैं। कई बार आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछ लेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव थे, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। कूल। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आपने ये कर दिया, ठीक है, टॉर्क आपको पता चल गया। एंड ऐसी सर यहां पे कहीं पे भी आप फोर्स दे दो, सर ये F1 है ना, तो सर टाउ 1 आ जाएगा, कितना? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 20 से 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया सर? 40, तो F1 इंटू 40, ये आपका टॉर्क आ गया। ऐसी सर मैं कितने भी टॉर्क निकाल सकता हूं, कितने भी फोर्सेस आप मुझे दे दो सर। मान लो सर हमारे पास मीटर स्केल है अगर,
तो अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां फोर्स लगो, यहां फोर्स रखो, यहां फोर्स रखो, मैं सबके लिए टॉर्क निकाल सकता हूं और मुझे पता है कौन सा टॉर्क पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। सर जो क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा होगा वो नेगेटिव है, जो एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा होगा वो पॉजिटिव है। इससे मुझे ये भी पता चलता है टॉर्क कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं सारे क्लॉकवाइज टॉर्क, ध्यान से सुनना, सारे क्लॉकवाइज टॉर्क एक तरफ रखता हूं इक्वल टू सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहां से एक तरफ मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क रखे इक्वल टू के, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये दोनों इक्वल रहते हैं जब ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब सर इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क। मान लो यहां पे ये 3 टॉर्क्स हैं, सर ये क्लॉकवाइज है, ये भी सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो ये 2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आप एक साइड रखो इक्वल टू के और क्लॉकवाइज वाले एक साइड। राइट सर एग्जाम्पल से समझा दो, अभी समझा देते हैं। देखो क्या, मान लो ये पिवट हो रखा है 40 सेंटीमीटर में और 20 सेंटीमीटर में एक टॉर्क लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है कितना 20 kgf का, और 80 सेंटीमीटर में एक फोर्स लग रहा है कितना 1 kgf का। अब इससे पूछ रहा है वेट बताओ। सर वेट मुझे नहीं पता कहां लग रहा है, तो वेट हमेशा सेंटर में लगता है 50 सेंटीमीटर मार्क में, क्योंकि पूरा स्केल 100 का है तो वेट हमेशा यहीं लगेगा। अब ये वेट निकालने के लिए पूछ रहा है तो मैंने क्या बोला, पहले आप सब टॉर्क निकाल के बता दो कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड आप क्लॉकवाइज रख दो, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। सर ये वाला बताओ, पहला वाला जो मैंने डॉट डॉट किया है, ये 20 kgf वाला क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको यहां का रख दूंगा मैं 20 kgf इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर। राइट अब जो ये वेट है सर ये कितना टॉर्क लगाएगा W इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस ये 1 kgf वाला कितना 1 इंटू 40 सेंटीमीटर। सर 40 कैसा है, क्योंकि जहां पिवेटेड है वहां से हम डिस्टेंस लेते हैं। सर 10 कैसा है, जहां पिवेटेड है वहां से हम डिस्टेंस लेते हैं। तो इस केस में आप W की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब ये याद रखना एग्जाम में आप सबको पता है ये बात, ऑब्वियस सी चीज है। क्या ऑब्वियस है कि सर मीटर स्केल का ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मीटर स्केल का मास पूछेगा तो वो केजी में निकलेगा, अगर वेट पूछेगा तो वो केजीएफ में, न्यूटन में, जीएफ में इनमें निकल सकता है, बट मास हमेशा ग्राम किलोग्राम इनमें निकलेगा। एक चीज और ढंग से देखना वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाले को एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज वाले को इक्वल टू के एक साइड, ठीक है। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा फॉर्मूला यूज करना प्लीज, सिर्फ फोर्स यूज मत करना, ठीक है। आपका मीटर स्केल का प्रॉब्लम पक्का आपसे सॉल्व होगा, कूल माइंड से सॉल्व करेंगे, इजी प्रॉब्लम आएगा, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, इजी प्रॉब्लम पूछेगा, या आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा या फोर्स निकालने के लिए पूछ लेगा। आपको करना कुछ नहीं है सर, कितने भी वो फोर्सेस दे दे, क्लॉकवाइज वाले एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ, खेल खत्म, राइट। अब सर आपने एक बात बोली थी कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तभी हम ऐसा करते हैं, तभी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई होता है। अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है सर 2 टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक डायनामिक मतलब सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है जब बॉडी रेस्ट में ही है, मूव नहीं हो रही है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल रेस्ट में है। और सर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, बॉडी कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, वो ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज़्यादा हो रही है उसकी, तब वो उस टाइम भी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट चेंज नहीं कर रही अपना, बट उस टाइम वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलती हुई बॉडी है। रेस्ट वाली तो स्टैटिक में, तो ये मीटर स्केल सर रेस्ट वाला है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कई बार आपसे ये पूछ लेगा सर एक कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मूव हो रहा है ना। अगर बॉडी मूव हो रही है, ये याद रखना, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी, अगर बॉडी रेस्ट में है और मूव नहीं हो रही है तो स्टैटिक। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा भाई ये बता दो ये स्टैटिक है या डायनामिक है। सर इजी है सर, जो अगर वो मूव हो रही होगी तो हम फटाफट से टिक कर देंगे डायनामिक में, अगर वो रेस्ट में रहेगी तो स्टैटिक में। यही आपके बुक में भी लिखा है और आपसे यही चीज़ पूछेगा। राइट नेक्स्ट, अभी लिख लो ये कहीं पे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना सारे ऑब्जेक्ट्स का, मैंने तुम्हें इतनी बार कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यू में भी पूछा है, बोला है, मतलब क्वेश्चन दिया है,
और तुम्हें बोला था बहुत बार चार्ट पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, वहां आ जाएगा ट्रायंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मिड पॉइंट में है कि कहाँ, जहाँ मीडियंस मीट करता है कहाँ पे है, ठीक है, कोन का कहाँ पे 1h/3 h/4 है, ये अभी देख लो, अभी लिख लो, अभी भी टाइम है, ये 1-2 मार्क्स की चीज़ छोड़ना मत। कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, 1 मार्क्स कुछ नहीं होता है, बट कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपके एग्जाम में देने में, आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए पढ़ के जाओ, कम से कम जो चीज़ है वो तो पढ़ लो, छोड़ना नहीं है कि सर कैसे याद करेंगे, कुछ भी नहीं है, 5 चीज़ें तो याद करनी है, बाकी मैंने आपको याद करने का कुछ नहीं दिया है, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। कौन सा, मीटर स्केल का प्रॉब्लम छपा हुआ मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से, वेट निकालने के लिए पूछ लेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा, काम आपको एक ही करना है जो बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप, कूल माइंड से, ठीक। नेक्स्ट सर, ठीक है, पहला चैप्टर था, बिल्कुल मार के आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। टॉर्क कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, तो आपको कुछ ना सर कुछ नहीं करना है, सर मुझे फोर्स दे दो, डिस्टेंस दे दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिए तो मैं निकाल दूंगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये टॉर्क होता है। टॉर्क ले, फोर्स दे दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दो, और भाई यूनिट मत भूल जाना लिखना, कहीं सब निकाल दिया, सर 50 आया था टॉर्क, न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेंटीमीटर है, क्या है, अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो न्यूटन सेंटीमीटर आएगा, अगर फोर्स केजीएफ में तो केजीएफ सेंटीमीटर आएगा, ये ध्यान रखना, यूनिट सही यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट सर, वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क जो चीज है ना, वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, Fs cos थीटा है, ध्यान देना, Fs cos थीटा। सर थीटा क्या है समझ नहीं आ रहा है, एफ और एस तो समझ आ गया था, फोर्स कितना और डिस्टेंस कितना बॉडी चली, वो तो मैं दोनों की वैल्यू फटफट रख दूंगा, बट सर कॉस थीटा क्या है, थीटा तब होगा जब फोर्स एक डायरेक्शन में और एस अलग डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल दिया होगा ना आपको, वो खुद दिया होगा आपको, सोचना नहीं है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल दिया हो तब उसको आप थीटा रख देना। अब cos 30, cos 60, cos 90 इनकी वैल्यूज याद रखना, मैथ सिखाइए आपको, राइट, पढ़ा है ना, याद है ना, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो कभी कभी आपसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता है कि फोर्स बता दो, वर्क बता दो, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये याद रखना, अगर फोर्स जहां लग रहा है वहीं बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है, केस 1, जहां फोर्स लगा वहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो पॉजिटिव है भैया, दोनों एक साथ चल रहे हैं आराम से, पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब भाई फोर्स तो ऊपर लग रहा है, राइट, पर डिस्प्लेसमेंट सर नीचे हो रहा है, फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो नेगेटिव फोर्स है। सो फर्स्ट वाला तो मेरा हो गया क्या, पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि दोनों अपना साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है फ्रेंडशिप करके, एंड अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव फोर्स, समझ आया। क्योंकि बहुत बार पूछता है कि वर्क पॉजिटिव है या, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव, बता दोगे ना, सिंपल सा है। इस केस में 0 डिग्री होता है, इसमें 180 डिग्री, 180 मतलब घूम गया, 0 मतलब दोनों साथ साथ है, जो 0 डिग्री का एंगल बना रहे, और ऑपोजिट मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो 180 डिग्री का, राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ना यार, एक और चीज याद रखना, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, और पावर की यूनिट वॉट, वर्क की यूनिट जूल, बताऊंगा नहीं, और वर्क की एसआई यूनिट तो सर जूल है, सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग, याद रखना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, दोनों में रिलेशन भी पूछ सकता है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, 10⁻7 का, और न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, 10⁵ का, याद रख लो, इसमें 10⁻7 का रिलेशन है, 10⁵ का रिलेशन, खत्म बात। पावर भी आप निकाल दो, कभी कभी आपसे पूछता है ना कि रेशियो बताओ, एक बॉय एक सीढ़ी चढ़ रहा है, गर्ल एक सीढ़ी चढ़ रही है, तो सीढ़ी चढ़ते टाइम वो जितनी सीढ़ियां चढ़ी है पूरा डिस्टेंस, जो वर्क इक्वल्स टू एफ रखोगे आप, एफ तो आप mg रखोगे, सीढ़ी चढ़ते टाइम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो एफ तो सर वहाँ mg हो जाएगा, और एस कितना, जितनी वो सीढ़ियां चढ़े हैं, जितने स्टेप्स वो चढ़े हैं, ठीक है। और पावर तो आप वर्क अपॉन टाइम दे देता है, एक का 3 सेकंड, एक का 4 सेकंड, तो आप निकाल लोगे, फिर दोनों का रेशियो भी निकल जाएगा, ठीक। अब सर एनर्जी कंजर्वेशन से हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हमें आते नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन याद रखना, एक एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि जब तक इस बॉडी को आप छेड़ नहीं रही हो, फोर्स नहीं लगा रहे हो, एनर्जी दे नहीं रहे हो या खींच नहीं रहे हो, तब तक इस बॉडी की एनर्जी कंजर्व्ड है। मतलब सर इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। मतलब सर जो सबसे नीचे इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वही सबसे टॉप में इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। ये फॉर्मूला याद रख लेना, सारे क्वेश्चन बनेंगे जो भी आपके बॉल के क्वेश्चन आते हैं। बोल लेता है नीचे से इतनी वेलोसिटी से फेंका है, ऊपर कितने तक जाएगी, नीचे एनर्जी वो निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी,
हाफ एम वी स्क्वायर से, वेलोसिटी तो दी है उसने, ठीक है, और ऊपर क्या करोगे, इक्वल टू आप उसको पोटेंशियल, मान लो आपकी 100 जूल आ गई, तो ये आपकी किसकी इक्वल आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप के, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, तो यहां से mg तो दे रखा है उसने, हाइट निकाल लेना, सिंपल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो सबसे नीचे किसी बॉडी के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, टॉप में उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बॉटम में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि उसकी हाइट जीरो है। जैसे जैसे टॉप में जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही सर पेंडुलम के केस में भी होता है क्या, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि पेंडुलम जब सबसे नीचे रहता है तो यहाँ उसकी हाइट नहीं है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, हाँ सर। आप बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या यहाँ पे मैक्सिमम होगी, हाँ सर। क्या इस पोजीशन को, पेंडुलम की ये वाली पोजीशन, बीच वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं पेंडुलम की बीच वाली पोजीशन को, सेंटर वाली पोजीशन होती है पेंडुलम की। यहां तो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई है, एक्सट्रीम वाली कौन सी, ये जहां तक ये जा रहा है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो जहां ये जा रहा है ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जाता है, तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। और ये इसकी इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन बेटा, और ये होगी एक्सट्रीम पोजीशंस, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हाइट नीचे बैठी है ना कोई बॉडी, हाइट ही नहीं है उसके पास, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जैसे पेंडुलम ऊपर जा रहा है तो यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर काइनेटिक जीरो, क्योंकि टोटल हमने क्या रख रहा है, कंजर्व। समझ आया। नेक्स्ट, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, टॉप में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 100 जूल है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 100 जूल। क्यों सर, क्योंकि जो बॉटम में काइनेटिक एनर्जी वही टॉप में पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, जीरो। क्योंकि सर टॉप में आपने बताया था पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक जीरो, और बॉटम में आपने बताया था पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, और सर जितनी यहाँ पे काइनेटिक उतनी यहाँ पे पोटेंशियल। तो सर क्या यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल और इसका सम 100 जूल होगा। सर यहाँ पे भी 100 जूल क्यों आ रहा है, क्यों हमने यही तो बात करी थी, एक बॉडी की कभी भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सारे पॉइंट्स में क्या 100 जूल ही रहेगा क्या, हाँ। तभी तो आपसे कभी पूछ लेता है बॉडी अगर मिडवे में है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, और आप निकालना शुरू कर देते हो, निकालना ही नहीं है, ये तो गेम है, ठीक है। समझ आई ये चीज। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ये सब आप सेकंड चैप्टर भी छोड़ोगे नहीं सर, वर्क देख लेंगे, पावर देख लेंगे, ठीक है, हम देख लेंगे सर, एनर्जी भी कंजर्व कर लेंगे, क्वेश्चन मार के आएंगे, ठीक है। नया क्वेश्चन बना के दे दो हमें करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता है। सर हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट सबसे लो है सर, पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल हाइट पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, राइट। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो टॉप में काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मतलब वेलोसिटी भी जीरो है, हाँ। सर बॉटम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, हाँ। डन, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सर मशीन्स। अब मशीन्स को देख के कोई डरेगा नहीं। पहली बात तो दोनों मशीन्स के PYQ भी और मशीन्स की थ्योरी भी आप लोगों के पास है 15-15 मिनट की, वो तो आपने देखी है, ठीक है, नहीं देखी तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में हमेशा रहेगी। नेक्स्ट मशीन का क्या सीन है, मशीन्स में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। वो फॉर्मूला क्या है, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड अपॉन एफर्ट, एक वेलोसिटी रेशियो का, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, और एक एफिशिएंसी का विच इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट या पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। और कौन सा फॉर्मूला भैया, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला सर, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, खत्म। यह फॉर्मूलेज याद रखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मशीन्स में, ठीक है। और दूसरी चीज पुलिस का क्या सीन है, जितने पुलिस होंगे उतना इनका वेलोसिटी रेशियो होगा, और उसने अगर एफिशिएंसी भी दी है तो आप मैकेनिकल एडवांटेज तो आराम से निकाल सकते हो। सर कैसे निकाले, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं है क्या, MA/VR, खत्म, राइट। तो पुली में भी डरना नहीं है, ठीक है, टेंशन कैसे कैसे डिवाइड हो रही है, डरना नहीं है। और मैंने बता रखा है आपको, इन डेप्थ करना है, ठीक है, तो मैंने बता रखा है आपको वीडियो में, डरेगा कोई नहीं, ठीक है। याद रखना सब कुछ, पुलिस कोई बात नहीं आने दो, 5 पुलिस है, सीधा वेलोसिटी रेशियो 5 लिख देना, ठीक है, डिपेंड करेगा, बट आपके बुक में फॉर्मूला है। वैसे तो ऐसे नहीं होता है, बट मैंने इन डेप्थ डिटेल में आपको चीज़ें बताई है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसमें आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करोगे, जो है रिफ्रैक्शन। सर क्या कैसे गलती नहीं करेंगे ये चीज़ कोई नहीं भूलेगा, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड क्यों हो रही है सर, क्योंकि स्पीड चेंज। सर स्पीड चेंज मतलब अगर डेंसर मीडियम मिलेगा बेचारी की स्पीड कम हो जाएगी और टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी वो, मतलब सर डेंसर मीडियम मान लो मस्त रेयर में ला 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 घूम रही थी वो, अचानक से डेंसर मीडियम आ गया यहाँ तो बेचारी की स्पीड कम हो गई, डेंस हो गया।
तो यहाँ मस्त डेंसर मीडियम में घूम रही थी वो, ठीक है, अचानक से रेयरर मीडियम में जूम करके स्पीड तेज हो गई, तो ये डेंसर मीडियम में जा रही थी रेयरर से, इसमें डेंसर से रेयरर जा रही थी। तो आपको ये चीज़ तो पता है सर, ये मुझे बहुत बार बता दिया सर आपने, बट मेन चीज़ क्या है, ध्यान देना, मेन चीज़ है एक तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम, जो हमेशा ऐसे बनता है कि यहाँ पे डेंसर जाएगी, डेंसर की तरफ स्पीड कम, फिर वापस रेयर में जाएगी स्पीड ज़्यादा, और ये जो पहली वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है, इनके बीच के डिस्टेंस को ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स का पूछेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बना दो लेबल्ड, सो सब चीज लेबल कर देना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, these both rays are parallel, distance between them is lateral displacement, in which by what factors lateral displacement depend, sir thickness of prism, sir material of prism, ठीक है, समझ आया? ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। कूल, इसका डायग्राम आएगा, छाप देना सीधा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको ये चीज पता है ना, तो अब फिर से वही चीज, मैं 4 फॉर्मूला बताता हूं हमेशा की तरह। सर 1 μ2 का फॉर्मूला है sin i अपॉन sin r। सर 1 मतलब फर्स्ट मीडियम, μ2 मतलब सेकंड मीडियम, जहां से लाइट आ रही है, मतलब एयर टू वाटर है तो एयर फर्स्ट मीडियम है और वाटर सेकंड मीडियम है, वाटर टू एयर है तो एयर सेकंड मीडियम और वाटर फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसके क्या क्या है, λ1 अपॉन λ2 v1 अपॉन v2। सर v1 v2 क्या है, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, सेकंड मीडियम की वेलोसिटी। सर λ1 λ2 वेवलेंथ फर्स्ट और सेकंड मीडियम के। और ये क्या है, μ2 अपॉन v1। सर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, क्योंकि सर ये एब्सोल्यूट वाले हैं ना, अच्छे से एक्सप्लेन करा है, राइट। रिफ्रैक्शन भी खत्म, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी खत्म। और एक फॉर्मूला जो एक और म्यू का आपको क्या याद रखना है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको रियल डेप्थ दे देगा, अपेरेंट डेप्थ दे देगा, म्यू दे देगा, अपेरेंट डेप्थ दे देगा, बोलेगा रियल डेप्थ बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला आए हैं और आते हैं और आएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर लोगे। अब प्रिज्म के केस में ना, ठीक है, हो सकता है आपसे प्रिज्म पूछ ले, ठीक है। प्रिज्म के केस में आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको ये प्रिज्म दिया है, ठीक है, आपको अच्छा सा प्रिज्म दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही जो पहली चीज़ मैंने पढ़ाई थी ना यार, ये वाली, यही प्रिज्म है, आप ये समझा करो, रेयर से डेंसर वाला ही प्रिज्म है। बट बात कहाँ आ जाती है, जब भी लाइट किसी मीडियम में जा रही है और अगर वो क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल आपको दिया होगा, छपा पड़ा होगा आपके क्वेश्चन में, बोलेगा ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, नहीं बोलेगा तो फिर आप अपने एंड से ले लेना 42, वैसा आपको देगा। तब तो कम होगा, तो तब तो क्या होगा, अगर कम होगा तो बाहर चले जाएगी रे, जो भी क्या जाएगी, बाहर चले जाएगी, ठीक है। बट अगर ज़्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल से तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूछ लेता है 2। पहली कंडीशन ये, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा में हुआ, 42 से ज़्यादा हुआ अगर इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल 42 से ज़्यादा मतलब मान लो 49 हो गया, ठीक है। और डेंसर से रेयरर जाती है हमेशा लाइट, जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अगर प्रिज्म में आपको यही चेक करना है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देना उसका, 49 वाला 49 से ही टक्कर के वापस आ जाएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों अलग है रिफ्लेक्शन से, क्योंकि इसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते थे पहले, उसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, इसमें होती है, तभी डायमंड शाइन करता है, ठीक है। जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स है ना, वो देख लेना, वो आप बना लोगे, डोंट वरी, ठीक। नेक्स्ट जो मेरे पास है, क्रिटिकल एंगल और TIR आप समझ जाओगे। नेक्स्ट जो मेरे पास है, छोड़ना नहीं है, उससे आपको आएगा क्या क्वेश्चन पता है, एक आपको रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, वो आपका डन है, 4 फॉर्मूला बस, उसके अलावा देखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उन 4 फॉर्मूले से नहीं बनेगा। दूसरा अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला तो मान लो उसी में इंक्लूड कर लो, ठीक है। दूसरा क्या, प्रिज्म का डायग्राम्स पूछ सकता है। और तीसरा ये क्रिटिकल एंगल और कौन सा TIR का कुछ भी थ्योरी पूछ लेगा, ये लेटर डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनाने के बोल देगा, तब तो आप लोग अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्या है, लेंसेज। अब लेंस ऐसी चीज़ है ना, जो मैं आपको क्या बोलूँगा, लेंस में आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट आना है, जो फॉर श्योर क्या आएगा कि आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस बता देगा, क्या कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस बता देगा। पहली चीज़ ये याद रखना, कॉन्वेक्स जो होता है ना बेटा, उसका पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव का नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहली चीज़। सर कैसे, कहाँ पता चलेगा कौन सा फोकल लेंथ कहाँ है, कैसे, सब बताया आपको, ठीक है। ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है,
सर जो पहला सर्कल है वो पॉजिटिव फोकल लेंथ बनाता है, ऐसे ऐसे करके मैंने सब बताया आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, तो इसमें ना यार इमेज फॉर्मेशन देख लेना बस। सर कैसे देख लेना, याद नहीं है अब, देखो करवा लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो जब भी कॉन्वेक्स होगा ना, इसमें अगर पैरेलल लाइट आएगी, मान लो पैरेलल लाइट है, आप भूल गए सर कहाँ जाती है, तो कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्ज कर देगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, फोकस में। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो हमेशा ऐसी निकल जाती है सर। और सर फोकस से जो जा रही होगी इसको भी कन्वर्ट करेगा, सर फोकस से जा रही है ऐसे कन्वर्ट करके पैरेलल बना देगा। 3 रेज इसकी बन गई। कॉनकेव में भी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट है सर। कॉनकेव में मुझे याद नहीं आ रहा सर कि अगर पैरेलल लाइट आएगी वो कहाँ जाएगी, तो उसको ये दूर रिफ्लेक्ट कर देगा। सर लोकली रिफ्लेक्ट, बस कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो जूजा निकल जाएगी। और सर अगर कोई लाइट फोकस से जा रही है राइट, कोई लाइट फोकस से जा रही है तो इसको क्या कर देगा ये, और कन्वर्ज कर लेगा राइट। फोकस वाला तो इसमें ऐसा नहीं है, फोकस वाला इसमें है अगर कोई लाइट फोकस में आती हुई दिख रही है तो इसको ये पैरेलल बना देगा। ये 3 केस इसमें है, बट आप पहले 2 याद रखो। अगर बहुत कम चांसेस है वो पूछेगा कि 3 रेस से बनाओ, तो आप 3 रेस भी बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन याद रखना, कॉनकेव हमेशा ज़्यादातर वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो लेंस के पीछे बनती है, मतलब स्क्रीन में नहीं देख सकते हम उसे। रियल इमेज स्क्रीन में आती है और वो कर सकते हैं हम उसे बिहाइंड द लेंस ऐसे करके बनती है, पता है ना आपको। लेंस होगा तो इस साइड सारी रियल बनेगी, इस साइड वर्चुअल। देख लेना आप लोग ये चीज़। और प्लीज़ चार्ट आप याद कर लेना, इसका बहुत बार मैंने मेंशन करा है। और साथ ही साथ क्या, लेंस फॉर्मूला सर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर वी यू की वैल्यूज तो हमने बताई है, इधर वाली सारी पॉजिटिव, इधर वाली सारी नेगेटिव, लेंस के पीछे वाली। फोकस पॉजिटिव नेगेटिव किसका कौन सा है पता है आपको। सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u। सर v और u क्या है, इमेज का डिस्टेंस, v ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम रखते हैं, इमेज जो हम रे डायग्राम करके बना रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इसी चीज में पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, जहां वेयर f विल बी इन मीटर्स एंड इसकी यूनिट है डायोप्टर। और आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा इन 3 फॉर्मूला के अलावा या रे डायग्राम के अलावा, बस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक तो आपसे या इमेज फॉर्मेशन पूछ सकता है पहली चीज, या फिर आपको इन फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकता है दूसरी चीज, बस। और उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कुछ। मोटिव ही यही है हर साल का पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट स्पेक्ट्रम में आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखना है। स्पेक्ट्रम में जो क्वेश्चन आएगा वही बता देता हूँ डायरेक्ट। इंफ्रारेड और क्या होती है आपके अल्ट्रा वायलेट के यूजेस देख लेना, डिटेक्शन देख लेना प्लीज। और भी जो रेज है थोड़े थोड़े, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उनकी भी यूजेस और डिटेक्शन देख लेना। और क्या चीज़ है कि ये पता होना चाहिए आपको कौन सी लाइट ज़्यादा बेंड होती है, कौन सी कम बेंड होती है। ठीक है, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो बेंड कम होगी वो। तो वायलेट बेचारी, उसका वेवलेंथ कम है, उसकी स्पीड कम रहेगी तो बेंडिंग बेचारी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। याद रखना विबग्योर। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ूँ मैं, स्पेक्ट्रम भी आप लोग उखाड़ लोगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, साउंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साउंड वेव 2 टाइप की होती है सर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। सर लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव अगर सीधी जा रही है तो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन भी हो रहा है। सर ट्रांसफर मतलब वेव अगर सीधी जा रही है तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे। ठीक, साउंड चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वीडियो लेक्चर भी है उसका, आप वो देख सकते हो बार बार। ठीक है, आप वो देख सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इनफैक्ट आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैंने ये भी बता दिया था लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। और दूसरी चीज़, एको के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें आपको 2D वूडी कुछ नहीं देखना है, उसमें सिर्फ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ द ओनली थिंग। मान लो आपने यहाँ से आपने एको करा, यहाँ तक क्लिफ है, इसकी डिस्टेंस d है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार आवाज़ जाती है एक बार आती है, तभी तो आप इसको 2D ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो अलग से आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एको का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल, वो आप बना दोगे बहुत ईजिली। उसमें यूज़ क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक बात है ना, सही है। और मैंने इसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कराए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, जो नहीं करे, मान लो आपने एको का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, फटाफट साउंड का PYQ सीरीज देख सकते हो मेरी, वो कवर्ड है पूरी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये आपने साउंड के साथ खेल लिया। नेक्स्ट आपसे साउंड से क्या क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बता दो ये नेचुरल या फ्री है या डैम्ड है।
पहले इन दो में डिफरेंस बताता हूँ। देखो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन कब होगा, जब उसको वैक्यूम में रखेंगे या आसपास कोई मीडियम नहीं होगा तब रखेंगे। तो आप सीधा आंसर वहां नेचुरल और वैक्यूम नेचुरल या फ्री रख देना। डैम्ड कब है, जब बोला भाई पेंडुलम तो है, ये वैक्यूम में था तो नेचुरल था, जैसे आपने एयर में रख दिया, वाटर में रख दिया, मीडियम में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डैम्ड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और वो आपको पता है फोर्स किसी और की मदद से अगर आप इसको वो कर रहे हो तो फोर्स वाइब्रेशन है, और रेजोनेंस कब, जिसकी मदद से आपने किया है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस की डेफिनेशन, रेजोनेंस से होता क्या है, जब फ्रीक्वेंसीज मैच होती है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बस। ठीक है, रेजोनेंस आपको पता है अच्छे से, रेडियो ट्यूनिंग में हम यूज़ करते हैं रेजोनेंस, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता रखी है। अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो आप इसी के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट दोनों की है, थ्योरी की भी क्वेश्चंस की भी, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट PYQ सीरीज है, ऑल PYQ कवर्ड वाली सीरीज है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप डिटेक्शन हो गया, इको के प्रॉब्लम्स हो गए, साउंड हो गया। साउंड की 3 टाइप की चीज़ें कौन कौन सी होती है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। सर लाउडनेस कहाँ से आती है, एम्पलीट्यूड से, देख लो लाउडनेस कहाँ से आती है, एम्पलीट्यूड से। सर पिच कहाँ से आती है, फ्रीक्वेंसी से। और सर क्वालिटी कहाँ से आती है, वेव फॉर्म से। पूछ लेता कभी आपसे फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड है। ठीक बात है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना मैं हल्के हल्के बता दूं, I इक्वल्स टू Q/T होता है, R इक्वल्स टू V/I होता है, R इक्वल्स टू ρL/A होता है। जो रो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो मटेरियल पे डिपेंड होता है, कभी चेंज नहीं होता है। L लेंथ है, A एरिया है। जब आपको ग्राफ दे देगा ना VI ग्राफ का, इसमें जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, बट IV ग्राफ का भी उल्टा गेम खेल लेता है आप लोगों के साथ, तो उसमें जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ठीक है, ये याद रखना, जो चीज़ें आएंगी उस पर फोकस है। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालना, बहुत क्वेश्चन कराए हैं R इक्विवेलेंट के कि सर ऐसे है कैसे होगा। याद रख लेना सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला। नहीं याद है, नहीं पता है, कुछ आइडिया ही नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ ना पूरा, मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी आपके वीक पॉइंट है, पहले बात तो सब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको पेजेस में नोट करो, जो वीक पॉइंट है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी। ठीक, तो R इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आपको पता है। अगर आपको डाउट है कैसे करें क्या करें, PYQ सीरीज है मेरी, उसमें सारे R इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, R इक्विवेलेंट कर दिया तो आपके कुछ फॉर्मूलाज है, कौन से, R इक्वल्स टू V/I से 3 फॉर्मूलाज बनते हैं। पहला तो हो गया R इक्वल्स टू V/I खुद का, दूसरा हो गया स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल V/I, जहाँ स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल v वोल्टेज ड्रॉप है, एंड तीसरा R प्लस R इक्वल्स टू EMF/I, जब हम पूरे सेल का लेते हैं। ये 3 फॉर्मूला भी आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। ठीक बात है, राइट। तो आपके ये 3 फॉर्मूलाज भी आपके छपे हैं, इसी से चीज़ें आएंगी, टेंशन नहीं लेना है। सर इतना तो हो गया, सर वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q होता है सर W का फॉर्मूला सर VQ हो जाएगा। सर Q को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो W का फॉर्मूला VIT और पावर का फॉर्मूला VI। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, कभी डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल जो वर्क है इसमें VI निकाला आपने और T निकाला, टाइम को R में रखोगे और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो किलोवाट आर में निकलता है, जो 1 यूनिट होता है हमारे घरों में। अच्छे से एक्सप्लेन करा है राइट। तो जितना आपने वर्क निकाला, मान लो वर्क आ गया 10 किलोवाट आर, और आपको बोल रहा है भाई 10 रुपये यूनिट है, बिल दे दिया उसने 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये मान के चलता हूँ, तो 10 × 10 100 रुपये बिल आएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता आपसे। पावर निकालेगा तो सिर्फ VI यूज करेंगे, वर्क निकालेगा तो VIT, वेयर T इज टाइम। टाइम आर में रखोगे तो किलोवाट आर में, वॉट आर में आएगा क्या, यूनिट, और टाइम सेकंड में रखोगे तो किसमें आएगा सर, जूल में, वर्क के यूनिट। ठीक, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपसे यही पूछेगा। ठीक है, इसी के बाद जो हाउस होल्ड सर्किट है ना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में EMF का जो वो आएगा सर्किट, उसमें मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए और EMF के मैंने क्वेश्चन भी बहुत बार एक्सप्लेन करे, देख सकते हैं आप लोग। डाउट है अगर आपको, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करा और आपको आते भी है, सिर्फ ओम्स लॉ यूज़ करना है। हाउस होल्ड सर्किट में आपको सिर्फ ये याद रखना है, फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक। सर फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, फटाफट से अपने आप को मेल्ट करा के बेचारा जान दे देता अपनी, ताकि अप्लायंस बच जाए आगे वाला। ठीक, फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, क्या एलॉय ऑफ, ठीक है, किस एलॉय से बनता है, याद है ना सबको। ठीक है, MCQ में बहुत बार पूछा है। ठीक है, और करंट रेटिंग क्या होता है, सर करंट रेटिंग होता है P/V।
पावर अपॉन वोल्टेज, क्योंकि P इक्वल्स टू VI था ना, तो करंट ये हो गया, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी भी तो होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी भी तो होता है, हीटिंग इफेक्ट, सॉरी टी नहीं आएगा ना यार इसमें, टी तो उसमें आता है वर्क में, ये पार है, ध्यान रखने का, ठीक है, कूल है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला ये आपको पता है, आई स्क्वायर आर टी, जो वर्क का ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्क और हीट दोनों दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी या वर्क, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट में आपने यही पूछेगा, हाउस होल्ड सर्किट में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछता है, फटाफट से देख लो कि सर पैरेलल में क्यों लगा होता है, ताकि वोल्टेज सबको सेम मिले, ठीक है। सर हमारे घरों में किस फ्रीक्वेंसी में आती है, 50 हर्ट्ज में, और सर कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है, ठीक है, पूछ सकता है। और सर क्या पूछेगा, सर कलर कोडिंग, सर अर्थिंग क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई कहाँ यूज करते हैं, मेटेलिक पार्ट में, अर्थ वाली पेन सर मोटी क्यों होती है, ताकि फटाफट से कुछ चीज़ आपको लॉजिक से सॉल्व करनी पड़ेगी, वहाँ 5-6 मार्क्स की चीज़ होगी जो आप लॉजिक लगा देना, पर छोड़ के नहीं आएगा कोई। अर्थ पिन पूछा है ना, अर्थिंग जहाँ पे आ गई लिख देना, करंट नीचे चल जाता है, ये लिख के आ जाना बस, पर छोड़ेगा कोई भी नहीं। आपने 1 साल मेहनत से पढ़ा है, उसके आसपास चीज़ भी पढ़ी है, तो लिख के आओ ना, एग्जामिनर को बताओ कि मैंने वो नहीं पढ़ा, पर इससे मिलता जुलता 60-70% पढ़ा है, छोड़ के कोई नहीं आएगा, होपलेस कोई भी नहीं होगा, पॉजिटिव माइंडसेट से सब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ईएमटी, ईएमटी जो चैप्टर है ये भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, यहाँ पे वोल्टेज, मतलब मैग्नेट को खड़ा नहीं रखना है इसके आगे, बस कि कॉइल है और आगे मैग्नेट खड़ा है, उसको मूव कराना है। सर मूव कराने से सर जनरेट होगा, पर किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताया है। अगर मान लो ये नॉर्थ साउथ है और ये कॉइल है, नॉर्थ को इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसको चेंज पसंद नहीं है, नॉर्थ इसके पास जाएगा, ये चाहेगा कि, ये कौन चाहेगा, ये भाई ब्लू वाले भैया चाहेंगे, ब्लू वाले भैया कि नॉर्थ भाई पास आ रहा है, इसको दूर भगाओ, तो दूर भगाने के लिए नॉर्थ बन जाएगा। और नॉर्थ क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना सर, समझ गए। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर मान लो मैग्नेट दिया हमें और बगल में सर कॉइल दी है, ठीक है, और यहाँ साउथ है नॉर्थ है और मैग्नेट दूर जा रहा है, साउथ से दूर जा रहा है, उसको बुलाने के लिए मैं फिर से नॉर्थ बन जाऊंगा। और नॉर्थ मतलब कौन से, किस डायरेक्शन में करंट, एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। तो ये आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। और किस लॉ में बेस्ड में आपने डायरेक्शन बताया, लेंस लॉ। ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ, फैराडे की वजह से, ठीक। आई गेस हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना जरा, ऑरेंज कलर से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती है। सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताना, सॉलिनॉइड की ऐसे बनती है, ठीक है। सर सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताना, किस पॉइंट पे ऐसे बनती है, कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, और रिंग्स दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट, ठीक है। समझ आया, ठीक है। ऐसा आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कभी पूछ लेता डायरेक्टली, इन तीनों में से इन तीनों की पूछेगा और किसी की भी चीज़ की नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, राइट। ईएमटी में, तो ईएमटी में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा इससे, सिर्फ डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आना ही आना है, ये याद रखना, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आएगा, ठीक है। राइट, फटाफट से देखते हैं कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री सर फटाफट से मत कराओ, इससे क्वेश्चन आने ही आना है सर, डिफिकल्ट आता है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरी कैलोरीमेट्री की वीडियो देखी है, आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्यों आएंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, कितनी भी ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 सब मिक्स कर रहे हैं या मिक्स एंड मैच हो रहा है, कुछ भी, आपको क्या करना है, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है कि पहले आपको निकाल लेना है कौन सा क्यू गेन है, कौन सा क्यू लॉस्ट है। सर कैसे निकालेंगे, जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्यू जी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है वो क्यू लॉस्ट वाली। सर क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू का सिर्फ एक फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, जो दिया होगा, एम किसका, उस बॉडी का, सी किसका, उस बॉडी का, डेल्टा टी किसका, उस पर्टिकुलर बॉडी का। तो ऐसे आप Q1 भी निकाल दोगे, Q2 भी निकाल दोगे, Q3 भी निकाल दोगे, Q4 भी निकाल दोगे। मान के चलो Q1 ने Q गेन किया, Q2 ने भी Q गेन किया, ठीक है, बट Q3 ने Q लॉस किया, Q4 ने भी Q लॉस किया। सर कैसे पता लगा रहा हो आप गेन है लॉस है, अरे जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उससे गेन, जिसका टेम्परेचर लूज हुआ उसने लॉस, ठीक है। तो गेन वाले आप Q1 प्लस Q2 एक तरफ और लॉस वाले Q3 प्लस Q4 एक तरफ। सेम सर क्या वो वैसी है कि हम एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ रखते थे टॉर्क और क्लॉकवाइज एक तरफ, हाँ वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट था, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। लिंक करो, सब हो जाएगा। एंड कर क्या आओगे आप, मुझे पता है। मान लो वाटर दिया है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, कैलोरीमीटर, वेसल, मेटल, आयरन बॉल, सब जितने आपको 3 दिए हैं, 4 दिए, 5 दिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सबका क्यों निकाल लो,
क्यू का निकालने का एक ही फॉर्मूला MC डेल्टा टी, जब तक वो आइस नहीं है तब, या आप कुछ फेस चेंज नहीं हो रहा, अगर फेस चेंज हो रहा है तब तो ML प्लस MC डेल्टा टी है, तब तो आप ये लगा दोगे इजीली। अगर नहीं से फेस चेंज हो रहा है तो आप नॉर्मल MC डेल्टा टी लगाओगे। सर कभी कभी ना वेसल का टेम्परेचर, ठीक है वेसल का सर मास दे देते हैं, C दे देते हैं, बट सर डेल्टा टी नहीं देते हैं, तो उसमें आप क्यों क्या करना है, मिक्सिंग के टाइम में मान लो बहुत सारी चीजें 1 2 3 4 सब्सटेंस सबको मिक्स करके 20 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है, तो ये सबका फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, और इनिशियल टेम्परेचर सबका दिया होता है। वेसल का कभी कभी नहीं दिया होता है, उसमें जो वेसल में अंदर रखी हुई जो चीज होती है ना, उसी का टेम्परेचर ही आप वेसल का इनिशियल टेम्परेचर ले लोगे। मान लो 10 डिग्री वाटर उसके अंदर रखा था, तो वेसल भी 10 डिग्री का है, तो डेल्टा टी कितना आ रहा है 10, इसमें डेल्टा टी 10, टी मत रख देना, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक बात है। कभी कभी दो बॉडीज को क्या कर देता है वो, मान लो हॉट वाटर है कोल्ड वाटर है, इनको मिक्स कर लेता है, सर ये 20 में ये 80 में, सर फाइनल टेम्परेचर मान लो x है, इसका भी x इसका भी x, तो डेल्टा टी इसमें क्या होगा x माइनस 20, पर क्या इसमें डेल्टा टी डेल्टा टी क्या इसमें x माइनस 80 होगा, नहीं, क्योंकि x क्या है 20 और 80 के बीच में, 80 बड़ी क्वांटिटी है ना, तो गलत सर 80 माइनस x होगा। समझ आया ये बात, ये आ रहा है ना। और सी तो दोनों के सेम रहेंगे, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, पर एक जगह अगर कैलोरीमीटर होगा, आयरन बॉल होगा, तो आप अगर आयरन बॉल का क्यों निकाल रहे हो तो उसके लिए सी आयरन बॉल का ही यूज करना, यूनिट्स देख लेना सी की। ठीक है, क्या यूनिट, अगर ग्राम में पूछिए तो मास भी ग्राम में रखना है, सी अगर ग्राम में दिया पर ग्राम वाला, तो मास भी आप पर ग्राम रखोगे। कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल आएगा जो आप बनाओगे, ठीक है, कूल माइंड से बनाओगे, न्यूमेरिकल आना ही आना है, आप करोगे वो, एंड वो बनेगा आपसे, डोंट वरी। चीज़ आपको एक ही करनी है। अगर आपको लगता है ना कुछ अजीब सा न्यूमेरिकल आ गया कैलोरीमीटर में, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना, क्या करना है आपको, जितने ऑब्जेक्ट्स दिए सारे कॉलम बनाना, हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स लिख लेना, हर एक ऑब्जेक्ट का क्यों निकाल दो, वो तो कर सकते हो यार MC डेल्टा टी से, आइस आया तो आप ML प्लस MC डेल्टा टी करते हो, वरना तो आप MC डेल्टा टी करते हो ना। अगर आइस वाटर में चेंज हो रहा है तब आप कर रहे हो ऐसा ML प्लस MC डेल्टा टी, उस टाइम आपको एक चीज़ करनी है, वरना तो आप सबके लिए MC डेल्टा टी ही निकाल रहे हो, वो सबका निकाल दो, QG और QL वाली कैटेगरी सबको दे दो, टैग लगा दो, एक तरफ QG एक तरफ QL, जो वेरिएबल है उसको निकाल दो, ये प्रोसेस आपको करनी है बस, वरना तो आपको कैलोरीमेट्रिक न्यूमेरिकल आ जाते हैं, नहीं बनता है तो ये ट्राई करना और वहाँ लिख के आना, छोड़ेगा कोई नहीं, आंसर बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा, पॉइंट में आया कैसे भी आए, कॉन्फिडेंस रखना, स्पीड अच्छी रखना ताकि आप रीचेक कर पाओ। रेडियो एक्टिविटी में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा अल्फा निकलने से ऊपर वाले की 4 कम हो जाती है वैल्यू, नीचे वाले की 2 कम, क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बीटा निकलने से सर ऊपर वाला तो कोई चेंज नहीं होता है, नीचे वाला बस +1 हो जाता है, और गामा से तो कुछ भी नहीं होता। इन तीनों की प्रॉपर्टीज, पेनेट्रेटिंग पार, ये पार वो पार, ठीक है, 100 पार। तो अल्फा बीटा गामा के साथ ये सीन रहेगा, समझ आया, अल्फा बीटा गामा को आपको ने कैसे टारगेट करना है। तो ये था रेडियो एक्टिविटी, और आपकी फिजिक्स यहाँ पे एंड हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनना ढंग से मेरी बात, मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ ढंग से सुनना। पहली बात ना यार, नंबर 1, अपनी जो हैंड राइटिंग है वो मुझे पता है, जिसकी जो हैंड राइटिंग है वो वैसी ही रहेगी, जो अगर थोड़ा वैसा लिखता है मैसी सा, उसको मैसी रहेगा। बट आप एक काम तो कर सकते हो, मान लो आपकी मैसी हैंड राइटिंग है, ऐसे ऐसे लिख रहे हो आप शीट में, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे से। अब इसी मैसी हैंड राइटिंग में आपने करना क्या है, मान लो आपने इसमें मैसी से ऐसा सॉल्व करा, इसको अच्छा सा स्पेस देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे सॉल्व किया, फिर अच्छा सा 1-2 लाइन का स्पेस देके आपने अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपकी कॉपी इससे कम से कम बेटर लगेगी यहाँ। तो आपको स्पेसिंग के साथ साथ अच्छे से 2-2 3-3 लाइन छोड़ के सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी तो मिलती रहेगी। तो राइटिंग आपकी अच्छी हो ना हो, बट क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्लीन होना चाहिए, या फिर स्पेशियस, स्पेसिंग रखना प्लीज, स्पेसिंग रखना आंसर्स और क्वेश्चंस के बीच में, पहली चीज़। दूसरा ना यार, कॉन्फिडेंट रहना पूरे एग्जाम में, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, आगे बढ़ो, आएंगे ये क्वेश्चंस, करोगे आप लोग। तीसरा, आपको छोड़ के कुछ नहीं आना है, डू अटेम्प्ट। डू अटेम्प्ट मतलब सर मान लो कोई लॉजिक रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है कि वाटर है, सर वाटर क्यों कर रहे हैं हम इस हीट वाली चीज़ में यूज़, लिख देना वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये नहीं कि आप जब छूट रहा है लास्ट में आपको टाइम बचा है ना, तो आपको ये करना है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है।
अब एमसीक्यू में पूरा पूरा वो मत लिखना, डायरेक्ट आंसर्स लिख देना, ऑप्शंस लिख देना, मिल जाएंगे मार्क्स, समझाया होगा आपके टीचरों ने। तो ऐसी चीज़ मत करो जो एक्सटेंड हो जाए, जिस चीज़ जितनी है। मान लो कुछ बच्चे बताओ क्या होता है, 1 मार्क्स का पूछा है क्रिटिकल एंगल क्या है, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रहे हैं, किस चीज़ में डिपेंड है क्या है। अगर 1 मार्क्स का पूछा है 1 मार्क्स ही लिख के आओ। मान लो आपको 10 मार्क्स का आता है, क्रिटिकल एंगल में ऐसे लिख सकते हो आप, पर नहीं करना है। ये आपको आइडिया आना चाहिए। मार्क्स लाना ये नहीं होता आपने सब पढ़ लिया, मार्क्स लाना है आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। राइट, ठीक है। ये था आपका रिवीजन लेक्चर पूरा, ठीक है। मैंने इसमें हर चीज़ कवर करी है, और जो आपको कवर करने के लिए थी वो करी है। हाँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। हाँ, मैंने इन डेप्थ चीज़ें नहीं दी, बट आपको क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, हर कुछ हो जाएगा। अब वहाँ आपको क्वेश्चन मारना है, मैं आपको सिस्टम में नहीं डालना चाहता हूँ। आपको 2-3 पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आप कुछ भी क्वेश्चन उठाओ और करो, होंगे, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई करके होंगे, बट अच्छी जगह से उठाओ, बुक से उठाओ, ठीक है, PYQ से उठाओ, एंड बोर्ड से उठाना। आप डायरेक्ट बोर्ड में बैठोगे ना, फुल मार्क्स लाने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसे तो है नहीं चीज़ कि आपको बोल देगा भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, ठीक है, या डैम कैसे बनता है, ये तो पूछेगा नहीं भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, कैलोरीमेट्री, हीट, लेटेंट हीट, यही सब पूछेगा ना। पढ़ा तो है ना आपने, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं आएगा वहाँ जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में छाप देना कुछ ना कुछ। ये तब की बात है, छाप के नहीं आना पेपर में, तब की बात है जब आपका पेपर हो गया। मान लो आपका 60-65 मार्क्स का हुआ, सिर्फ 15 मार्क्स का नहीं हो पाया, तो 15 मार्क्स का आपको लिख के आना है। उसमें से आपको कम 15 में से कुछ ना कितना 6-7 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं स्पीड तेज वालों का यही एडवांटेज रहता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप टेलीग्राम में प्लेलिस्ट भी सब देख लेना। आप लोग कुछ कुछ प्लेलिस्ट नहीं देखते हो, उसके बाद पूछते हो चीज़ें, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम है, प्लीज़ कर सकते हो। प्लेलिस्ट आप लोगों को पता है कि आपको प्लेलिस्ट में हर चीज़ मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी और सब कुछ भी। तो टेलीग्राम या ऐप, या आप यूट्यूब कमेंट में भी कर सकते हो, मैं हर जगह रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ रीजंस में आजकल 2-3 दिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिला हूँ, ठीक है। सो कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, अपना पोटेंशियल देना। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया कुछ भी आपसे, इतना बेस्ट नहीं हो पाया और आपने पढ़ा था ये, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। आपने अपना बेस्ट दिया है, लाइफ में आप आगे बहुत कुछ करोगे, ठीक है। आपका नॉलेज हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी आप बता देना मुझे, मैं एक और वीडियो कल बना दूंगा। अगर आपको कुछ इसमें और ऐड ऑन करवाना है कुछ भी है, ये अभी टाइम है आपके पास, अभी फ़िलहाल के वीडियो देखो, ठीक है। एनालाइज करो अपने आप को, क्या चीज़ छूट रही है, क्या चीज़ हो रहा है। मैंने हर चीज़ ऐड करी है, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन के पीछे पढ़ना नहीं है, आपको मेन कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओ, वो क्वेश्चन आप बना दोगे, ठीक है। ये नहीं सर ये लॉजिकल रीजनिंग का आंसर क्या होगा, सर क्या होगा, वाटर होगा, आइस होगा, स्टीम होगा, सर प्लाज्मा होगा, सॉलिड स्टेट होगा, ठीक है। उसके पीछे पढ़ना नहीं है। आप पहले ये चीज़ पे, ये नहीं बोल रहा हूँ आप छोड़ दो वो क्वेश्चन, बट पहले आप अपनी मेन स्ट्रीम तैयार कर दो कि हाँ आई एम रेडी। उसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन आप बना दोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी सर C' होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C होता है। सर हीट कैपेसिटी पर टेम्परेचर होता है और पर यूनिट टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास यूनिट टेम्परेचर होता है। सर लेटेंट हीट एक कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। सर 0 डिग्री में क्या होता है, आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप सब अच्छा करोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, छोड़ना मत, चिल होके एग्जाम देना, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यू कैन आस्क एनीथिंग इन दिस एप्स, टेलीग्राम, wherever, ठीक है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू, ओके देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।